हेलो फ्रेंड्स, हमारा आज का टॉपिक है फ्रेंच रिवॉल्यूशन। इसमें हम देखेंगे कि फ्रेंच रिवॉल्यूशन क्या है, यह क्यों हुआ और इसमें किसने किसने इम्पोर्टेंट रोल प्ले की है फ्रेंच रिवॉल्यूशन होने में। तो पहले हम देखेंगे कि फ्रेंच रिवॉल्यूशन क्या है। फ्रेंच रिवॉल्यूशन 3 स्टेट के बीच एक अनबैलेंस मैनेजमेंट का रिजल्ट है। और वो 3 स्टेट कौन कौन से थे? वो थे फर्स्ट स्टेट क्लर्जी का, जिसमें कि कैथोलिक चर्च के उच्च पादरी आते थे। और दूसरा स्टेट है नोबिलिटी का, जिसमें बड़े सामंत, उच्च सरकारी अधिकारी और राज परिवार आते थे। और इन लोगों के पास कई सारे विशेष अधिकार थे। ये जनता का शोषण करते थे, उनसे भेंट ले सकते थे और कर से भी मुक्त थे। थर्ड स्टेट था कॉमनर्स का, साधारण लोग का, जिसमें कि किसान, मजदूर और सामान्य शिक्षित वर्ग आती थी। और इनके ऊपर बाकी ये जो 2 स्टेट हैं, ये दोनों राज करते थे, इनका शोषण करते थे, इन्हीं से भेंट लेना था और कर भी इनके ऊपर ही लगता था। तो यही अनबैलेंस्ड मैनेजमेंट जो है इन तीनों के बीच का, यही इसी का रिजल्ट था फ्रेंच रिवॉल्यूशन। हम इंट्रोडक्शन देखते हैं। तो फ्रेंच रिवॉल्यूशन एक बहुत ही ग्रेट क्रांति थी, एक बहुत बड़ा घटना था, जिसने सिर्फ फ्रांस को नहीं बल्कि पूरे यूरोप को प्रभावित किया था। 18th सेंचुरी में फ्रांस एक अकेला ऐसा देश था जो कि इंग्लैंड को इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, बिजनेस, लिटरेचर और आर्ट से टक्कर देता था। उस वक्त बाकी जो देश थे वो इतने विकसित नहीं थे जितने कि फ्रांस और इंग्लैंड थे। लेकिन इतना विकसित होने के बाद भी यहाँ पे ही पहले रिवॉल्यूशन क्यों हुआ? यहाँ की स्थिति तो बेटर थी बाकी देशों से, बिल्कुल बिल्कुल थी। ऐसा ही था कि यहाँ की जो स्थिति थी वो बाकी देशों के जो फार्मर्स और वर्कर्स थे उनसे बेटर थी। लेकिन बेहतर कंडीशन ही कहीं ना कहीं कारण थी, क्योंकि ये लोग जागरूक ज़्यादा पहले हुए उन लोगों से, इसलिए यहाँ रिवॉल्यूशन भी पहले ही हुई। और यहाँ पे मुख्य कारण यही था कि उनकी कंडीशन, जो थर्ड स्टेट थी उनकी कंडीशन बुरी थी। और यहाँ ऑटोक्रेसी ऑफ किंग्स था, जो राजा था वो तानाशाह था, और दोषपूर्ण शासन व्यवस्था थी। फ्रेंच रिवॉल्यूशन स्टार्ट हुई थी स्टॉर्मिंग ऑफ बास्टील से, और यह 14 जुलाई 1789 को, और ये ओवर हुई थी वार ऑफ वाटरलू के साथ 18 जून 1815 को। यह क्यों हुआ? कारण क्या था फ्रेंच रिवॉल्यूशन होने का? तो यह कुछ भागों में, कुछ पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है कजेज उसका, जैसे पॉलिटिकल कज, सोशल कज, इकोनॉमिकल कज और रिलीजियस कज। हम बारी बारी से इन्हें देखेंगे। पहले देखते हैं हम पॉलिटिकल कज क्या था। पॉलिटिकल कज में था ऑटोक्रेसी ऑफ किंग्स, जो राजा है उसका तानाशाही। जो राजा है वो अपने आप को, जो लुई 16 था, वो अपने आप को ईश्वर का प्रतिनिधि मानता था, और इसीलिए वह फ्रांस की जनता के प्रति अपना कोई कर्तव्य नहीं समझता था, और वो अपने विलासितापूर्ण जीवन को व्यतीत करता था। दूसरा है डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ किंग। जो राजा है वहाँ का, जो लुई 16 है, वो इसमें सक्षम नहीं था कि वह जो राजकाज है उसे अच्छे से संभाल सके, उसे हैंडल कर सके, मैनेज कर सके। क्योंकि उस वक्त जो फ्रांस था वो 40 प्रांत में बटा हुआ था, सबके अलग रीति रिवाज थे। और उस वक्त कानूनी जो संहिताएं थी, जो उस वक्त के जो लॉज थे, वो सब भी अलग अलग थे। कई सारे लॉज बने हुए थे, जिससे कि जो जनता थी वहाँ की, वो सेटिस्फाई नहीं थी। जैसे कि अभी हम इंडिया को ले लेते हैं, तो हमारा इंडिया भी है हमेशा कई सारे पार्ट्स में बटा, मतलब पार्ट्स का कि स्टेट्स में बटा हुआ है। और यहाँ पे थोड़े थोड़े दूर पे लोगों के विचार, व्यवहार, बोली सब बदल जाते हैं। और फिर भी हमारा जो गवर्नमेंट है वो एक अच्छे ढंग से, अच्छे रूल से सबको जोड़े हुए है, बांधे हुए हैं, क्योंकि वो इसमें सक्षम है। लेकिन जो वहाँ का किंग था लुई 16, वो इसमें सक्षम नहीं था। तो डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ किंग भी एक पॉलिटिकल कज था। वेस्टफुल एक्सपेंडिचर बाय किंग एक दोषपूर्ण व्यवस्था थी, इसलिए भी एक कारण दोषपूर्ण व्यवस्था भी थी, उनकी फिजूल खर्ची थी,
जिससे कि नए नए कर वो लोग लगाते रहते थे और अपने ऐश्वर्यपूर्ण जीवन को व्यतीत करते रहते थे। डिफिशियंसी ऑफ पर्सनल लिबर्टी, वहाँ जो व्यक्तिगत स्वतंत्रता थी उसकी अभाव थी, क्योंकि जो राजा के दरबार में जो दरबारी थे उनके पास एक विशेष अधिकार पत्र होते थे जिन पे कि राजा की मोहर लगी होती थी। वो जिसको भी कैद करना चाहते थे उनके नाम वो अधिकार पत्र पे लिख देते थे, जिसके कारण कि कई निर्दोष लोगों को भी जेल जाना पड़ता था। तो इस तरह से उनके पास, लोगों के पास पर्सनल लिबर्टी की डिफिशियंसी थी, कमी थी। तो यह भी एक कारण था। डिससैटिस्फैक्शन ऑफ आर्मी, जो वहाँ की सेना है उसमें असंतोष का होना, क्योंकि जब आप किसी काबिल होइए और फिर भी आपको वह उन्नति ना मिले, वहाँ पे आप ना पहुँच पाएँ, तो गुस्सा होना और असंतोष होना एक जाहिर सी बात है। वैसे ही जो वहाँ की साधारण सैनिक थी उनके लिए उन्नति के द्वार बंद थे। हम नेक्स्ट देखते हैं सोशल कज। सोशल कज क्या था? सोशल कज जो सामाजिक कारण था वो पहले तो हम देखे ही हैं कि जो उस वक्त 3 भागों में बटा हुआ था उस वक्त का समाज, क्लर्जी, एलाइट क्लास, जनरल क्लास। तो जो क्लर्जी थे उनके पास तो कई सारे अधिकार थे और वैसे भी उनके पास ढेर सारे आय के साधन भी थे। उनकी जो वार्षिक आय थी वो लगभग 10 करोड़ डॉलर थी। और जो एलाइट क्लास है वो भी कुलीन वर्ग थे, वो भी बड़े सामंत थे और राज परिवार से थे। इनके पास भी कई सारे विशेष अधिकार प्राप्त थे। लेकिन जो जनरल क्लास थी वो दबाई जाती थी। और फिर धीरे धीरे क्या हुआ, ये जो जनरल क्लास है इसमें ही कुछ लोगों का एम्पावरमेंट हुआ, मिडिल क्लास का। वे लोग शिक्षित हुए और शासन में, लेकिन फिर भी उनके पास, वो शिक्षित थे लेकिन फिर भी उनके पास शासन में आने का अधिकार नहीं था, वो हस्तक्षेप नहीं कर सकते थे। तो इस तरह से उनके अंदर भी क्या हुआ, कहीं ना कहीं उन्हें भी गुस्सा आना स्टार्ट हुआ। उन्हें भी, किसी को भी बुरा लगेगा अगर कोई उसमें सक्षम हो और उसे वह अधिकार ना मिले तो फिर जो पैथेटिक कंडीशन थी फार्मर्स की और वर्कर्स की, जो दयनीय स्थिति थी, तो ये जो एम्पावरमेंट हुआ वर्ग था उसने इन्हें हेल्प करना स्टार्ट कर दिया। इन लोगों ने इनका साथ दिया और सोशल कजेस थे ये सारे फ्रेंच रिवॉल्यूशन होने के। नेक्स्ट है इकोनॉमिकल कज। इकोनॉमिकल कज क्या क्या थे? तो यहाँ अनफेयर टैक्स सिस्टम, जो टैक्स सिस्टम थी वो काफ़ी अनफेयर थी। कभी भी कोई भी कर लगा दिया जाता था, कोई व्यवस्था ही नहीं थी। जब भी लगता था राजा को कि अब भी कम हो रहा है तो वो एक नया कर लागू कर देता था। उसके बाद फिर हमारा है इकोनॉमिकल हेल्प टू अमेरिका। जब इंग्लैंड की इकोनॉमिकल कंडीशन खुद ख़राब थी तो उस वक्त फ्रांस ने इंग्लैंड से बदला लेने के लिए अमेरिका को वित्तीय सहायता की, इकोनॉमिकल हेल्प की। और इसके कारण जो यहाँ की इकोनॉमिकल कंडीशन थी वो और भी ज़्यादा बुरी हो गई। उसके बाद है इन्फ्लेशन, महंगाई। जब वहाँ पे क्या हुआ कि सारे चीज़, लोग निर्धन हैं और उसके बाद कर इतने सारे लगाए जा रहे हैं और वहाँ पे जो दैनिक उपयोग वाली चीज़ें थी, अनाज, घरेलू सामान, उन सब में भी जब महंगाई हो गई तो वहाँ के जो गरीब लोग थे उनको और भी ज़्यादा प्रॉब्लम्स होने लगे। तो ये भी एक कारण था, जो इन्फ्लेशन था वो भी एक कारण था। उसके बाद 1788 का अकाल, फेमाइन ऑफ 1788। इस वक्त पहले से ही लोग गरीब थे, इतने सारे मार झेल रहे थे, उसके ऊपर से जो अकाल पड़ा 1788 में, तो जो भूखे किसान थे उन लोगों ने कुलीनों के प्रति विद्रोह कर दिया और बेकरी और कई सारे दुकानें भी लूट लीं। ये सारे इकोनॉमिकल कजेस थे फ्रेंच रिवॉल्यूशन होने के। फिर रिलीजियस कजेस क्या थे? रिलीजियस कजेस थे जो करप्शन ऑफ क्लर्जी, पादरियों का भ्रष्टाचार। उस वक्त जो पादरी वर्ग था वह भी 3 वर्गों में बटा हुआ था, जैसे बिशप और आर्क बिशप आते थे, और थर्ड था जो जनता पादरी था। जनता पादरी एक बहुत साधारण सा पादरी होता था जो कि ऐसे ही मांग करके उसका जो जीवन व्यतीत होता था वो एक भिक्षुक के जैसे होता था। और जो बिशप और आर्क बिशप थे, हमने पहले ही देखा कि हमने देखा क्लर्जी में कि इनके पास क्या था, इनका वार्षिक आय है
वो $10 करोड़ होता था। और इस तरह से ये लोग काफ़ी विलासी जीवन व्यतीत किया करते थे, जिसके कारण जो जनता पादरी था वो काफ़ी परेशान रहता था और इनके दुराचरण से वह भी छुटकारा पाना चाहता था। तो वो भी किसको सपोर्ट करने लगा? थर्ड स्टेट को सपोर्ट करने लगा। उसके बाद लैक ऑफ रिलीजियस लिबर्टी, धार्मिक स्वतंत्रता का कमी होना। यहाँ पे अलग अलग जो यहाँ पे कैथोलिक चर्च भी थे, प्रोटेस्टेंट यहूदी भी थे, तो इसलिए यहाँ पे जो थी स्वतंत्रता ही नहीं थी उनके पास कि वो जैसे चाहें वैसे रह सकते हैं, अपने अपने धर्म को मान सकते हैं। उनके पास भी कई सारे कर लगाए गए थे। तो इसी तरह से ये सारे रीजंस थे जो कि इस क्रांति को और भी ज़्यादा भड़काने में भूमिका निभाए। ये रिलीजियस कजेस थे। अब हम आगे देखते हैं कि एथिकल रीजन क्या था। लोगों में जागरूकता, जो वहाँ के फिलोसफर्स थे रस्यू, मॉन्टेस्क्यू और वोल्टेयर, बाकी भी थे लेकिन ये तीन मुख्य हैं। तो इन लोगों की जो इन तीनों फिलोसफर्स की जो बातें थीं, जिससे कि उन लोगों ने फ्रांस के लोगों में जागरूकता फैलाई और उन लोग जल्दी ही रिवॉल्यूशन किए। उन लोग रिवॉल्यूशन करने में क्या सही है क्या नहीं और बाकी देशों में क्या हो रहा है, ये सारे जागरूकता जो एथिकल रीजंस हैं, ये सारे उन लोगों ने जागरूक किया यहाँ के जनता को। हम अगला टॉपिक हमारा है वहाँ किसने किसने इम्पोर्टेंट रोल प्ले की है फ्रेंच रिवॉल्यूशन होने में। तो वो जिरोंदिन्स, जैकोबिन्स और द डायरेक्टरी, ये हम अगले टॉपिक में पढ़ेंगे। हमारा अगला वीडियो जल्दी आएगा इसके बाद। धन्यवाद।